हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लिए एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको अभी पता है कि बीएमएस की काउंसलिंग ऑलमोस्ट अब स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही दिन के बाद आपको अपनी सीट मैट्रिक्स और फिर आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको अभी से एक प्रेफरेंस ऑर्डर जो है तो बना के रख लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि किस तरीके से क्या रूल्स एंड क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए ताकि एक बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर आप अपने लिए बना सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर जो होता है उसको अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं तो मैं उसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकता हूं। सबसे पहला जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है या फिर प्रेफरेंस लिस्ट होती है वो होता है स्टैंडर्ड या फिर जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर। ये जनरल या फिर स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से बनाया जाता है तो ये स्टूडेंट के रिव्यू, कॉलेज के जिन कॉलेजेस की रैंकिंग ज़्यादा होती है या जो एक स्टैंडर्डाइज जो आपका प्रेफरेंस होता है किसी भी कॉलेजेस के रिलेटेड में, जैसे कि मैं महाराष्ट्र के रिलेटेड अगर बात कर रहा हूँ अभी, तो एक स्टैंडर्ड जो आपका प्रेफरेंस होता है ये होता है, ठीक है। और सेकंड होता है आपका अपना खुद का प्रेफरेंस या फिर आपका पर्सनल प्रेफरेंस। तो अगर ब्रॉडली क्लासीफाई किया हमने तो प्रेफरेंस हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड या फिर जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर, जो हर कोई फॉलो करता है वो स्टैंडर्ड होता है। और एक आप अपना खुद का जो बनाते हैं उसे कहते हैं ओन या फिर पर्सनल जो है तो प्रेफरेंस ऑर्डर। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं स्टैंडर्ड या फिर जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करूँ तो जनरल या फिर स्टैंडर्ड जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बीएमएस की बात करूँ तो जो नंबर 1 पे महाराष्ट्र में अगर बीएमएस कॉलेज की मैं बात करूँ तो वो नंबर 1 पे है आर ए पोद्दार कॉलेज। तो ये हो गया स्टैंडर्ड या फिर जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर। और अगर मैं मानता हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्टैंडर्ड या फिर जनरल जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसमें जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ये भी जो नीचे आपको दिख रहा है KTRA बोराड़ी कॉलेज, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर मैं इसको जनरल या फिर स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर पे सबसे लास्ट में रख देता हूँ गवर्नमेंट की लिस्ट में, ठीक है, गवर्नमेंट प्रेफरेंस ऑर्डर में, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ अगर ये स्टैंडर्ड या फिर जनरल प्रेफरेंस ऑर्डर में मान रहा हूँ तो। लेकिन अगर आप अपना खुद का प्रेफरेंस ऑर्डर बनाते हैं या फिर आप अपना पर्सनल जो प्रेफरेंस ऑर्डर है अगर वो बनाते हैं तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप हो सकता है कि आप आर्य पोद्दार को ऊपर ना रख के आर्य पोद्दार को नीचे रख दे और जो KTRA बोराड़ी जो कॉलेज है उसको आप जो है तो प्रेफरेंस में ऊपर माने। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही कॉलेजेस के एग्जाम्पल लिया है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं बाकी के कॉलेज का एग्जाम्पल क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो प्रेफरेंसेस को मुझे आपको समझाना था कि प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली 2 पार्ट उसके होते हैं। एक तो स्टैंडर्ड जो कि एकदम स्टैंडर्ड होते हैं या फिर बहुत सारे जो कॉलेजेस या फिर बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो एक ही जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हैं, उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर। और एक होगा अपना खुद का या फिर पर्सनल प्रेफरेंस ऑर्डर। हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज जो है तो नज़दीक पड़ता है या आपके होम टाउन से वो जो है तो नियर बाय है। अगर मान लो कि मैं मुंबई में रहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अगेन एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं मुंबई में रहता हूँ देन ये जो आर्य पोद्दार कॉलेज है ये मुझे नियर पड़ता है। तो इसलिए मैं अगर चाहूँ तो इसको जो है तो प्रेफरेंस में ऊपर रख पाऊंगा अगर मैं अपनी खुद की या फिर पर्सनल प्रेफरेंस बनाता हूँ। और जो ये कॉलेज है KTRA बोराड़ी धुले में ये कॉलेज लोकेटेड है तो ये मेरे होम टाउन से दूर है, इसलिए मैं इस कॉलेज को नीचे भी रख सकता हूँ। तो इस तरीके से जो प्रेफरेंस होता है ये आप अपने अकॉर्डिंग भी खुद बना सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो डिसाइड करते हैं आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में, तो सबसे पहला जो स्टेप है ये यही है कि कॉलेज टाइप। सो बेसिकली अगर मैं कॉलेज टाइप की बात करूँ तो बेसिकली मैं कॉलेज को डिवाइड कर सकता हूँ 3 पार्ट में। ओके, 3 पार्ट में मैं कॉलेज को डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो कॉलेज हो जाएगा जो कॉलेज होता है प्राइवेट, ठीक है। सेकंड जो कॉलेज होते हैं वो है गवर्नमेंट और थर्ड जो कॉलेज होते हैं वो है सेंट्रल कॉलेज। तो अगर आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग अटेंड करते हो तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से आप सेंट्रल या फिर डीम्ड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो सेंट्रल के जो प्रेफरेंसेस होते हैं ये डिफरेंटली वैरी करेंगे, ठीक है। अगर आप जो है तो किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल दूं, देन वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी देखने को मिलेंगे और प्राइवेट कॉलेजेस भी देखने को मिलेंगे। तो अगेन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो कॉलेजेस के जो टाइप होते हैं ये वेरियस टाइप्स होते हैं जिसके बारे में अभी हमने बात किया है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होती है प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में वो होता है पेशेंट फ्लो एंड हॉस्पिटल। आपको हमेशा ऐसे कॉलेजेस को चूज़ करना चाहिए और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ऐड करना चाहिए जिन कॉलेजेस का पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है और वो किसी हॉस्पिटल से अटैच होते हैं। तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप हमेशा ऐसा कॉलेज चूज़ करो जिसका पेशेंट फ्लो ज़्यादा हो। थर्ड हम बात कर लेते हैं कट ऑफ ट्रेंड्स के बारे में। तो हमेशा हमें ऐसे कॉलेजेस को ही चूज़ करना चाहिए जिनका कट ऑफ जो है तो अच्छा होता है, यानी मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं जिनके भी हाई रैंक होती है या जिनके मार्क्स नीट में अच्छे होते हैं, जो ट्रेंड होता है वो जिस ट्रेंड को वो फॉलो करते हैं उसी ट्रेंड को जो है तो आपको भी फॉलो करना होता है, क्योंकि हमेशा से जो है तो बेस्ट कॉलेजेस को ही जो है तो टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कट ऑफ ट्रेंड के। अगेन आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस बनाने में एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है या फिर पॉइंट होता है वो है कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर। आप हमेशा ऐसे कॉलेजेस को ही चूज़ करिए जो आपकी जो फीस होती है वो आप अफोर्ड कर सकते हो। ऐसे कॉलेजेस को आप कभी मत चूज़ करना जिसकी फ़ीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो काफ़ी कैंडिडेट होते हैं
जो डीम्ड कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन डीम्ड कॉलेजेस को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। उसी के जो तो दूसरे एग्जांपल में अगर मैं बात करूँ तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को चूज़ करते हैं देन वहाँ पे आपको फ़ीस जो है तो रिलेटिवली कम देखने को मिलती है या फिर बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस को चूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ीस जो है तो कंपैरेटिवली गवर्नमेंट कॉलेजेस से 2 गुनी या फिर 3 गुनी जो है तो फीस देखने को मिल सकती है। तो अगेन ये आपका जो भी प्रेफरेंस आप बनाते हैं इसमें फ़ीस का भी जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन। मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो हमेशा टॉप टीयर वाले जो सिटीज़ होती है उसी कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और जितने भी जो है तो लो टीयर वाले जो कॉलेजेस होते हैं जहाँ ऐसे जो कॉलेजेस जो एकदम ही गाँव में है तो उनको जो है तो कम प्रेफरेंस हमेशा दिया जाता है। तो हमेशा आप ये देखिए कि आपको किस तरीके का या फिर किस लोकेशन का या फिर किस टीयर का कॉलेज चाहिए। तो ये भी जो है तो पॉइंट बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फैकल्टी। हमेशा ऐसा कॉलेज आपको चूज़ करना चाहिए या फिर अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में ऐड करना चाहिए जहाँ की फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच हो। ठीक है, तो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपको इंटर्नशिप एंड करियर स्कोप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिए। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जैसे कि अगर बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप भी करते हो तो इंटर्नशिप के आपको कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं या फिर वहाँ से करने के बाद आपका जो करियर का स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आप ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले पूरी इंक्वायरी ज़रूर करना कि उस कॉलेज में आपको इंटर्नशिप के जो भी पेमेंट वगैरह है वो मिलता है या नहीं मिलता है। और वहाँ पे से अगर आपने जो भी पढ़ाई कंप्लीट किया है तो उसके बाद आपका करियर ऑप्शन या फिर करियर स्कोप कैसा रहता है या फिर वहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क वगैरह कैसा रहता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट कोई भी गांव खेड़े के जो कॉलेज होता है वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ लेने के बाद वो जो है तो बाद में पछताते हैं कि हमने कहाँ पे एडमिशन ले लिया। तो जो इंटर्नशिप एंड करियर स्कोप वाला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका जो है तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। और लास्ट जो पॉइंट हम आप डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड्स रिलेटेड, बॉन्ड एंड पेनल्टी से रिलेटेड। काफ़ी कैंडिडेट ये भी मिस्टेक करते हैं कि वो कोई भी बीएमएस कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं और फिर अगर उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आता है तो वो सोचते हैं कि हम अब इस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कर देंगे। लेकिन आप ज्वाइन होने से पहले ही बॉन्ड वगैरह के बारे में कॉलेज से बात कर लीजिएगा क्योंकि कई कॉलेजेस में आपको भारी भरकम पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है अगर आपको वो कॉलेज को लीव करना है। तो कई कॉलेजेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 लाख बॉन्ड पेनल्टी देने के बाद वो कॉलेज से आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको रिटर्न कर दिए जाए। या फिर कई कॉलेजेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे जो फुल फीस है वो वसूल कर दी जाए। तो आप हमेशा ये बात को पहले जब आप एडमिशन लेते हैं तभी आप जो है तो वहाँ पे आप इन सारे जो क्वेश्चन हैं उनको पूछिए और अपना जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो उसी तरीके से आप बनाइए। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स थी जो आपको ये वीडियो में मैंने बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि एक कैंडिडेट को किस तरीके से जो है तो कॉलेज अलॉट होता है। तो डिटेल में अब हम उसके बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यही है कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से कोई भी कॉलेज अलॉट होता है। तो कॉलेज अलॉटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट होने के लिए या फिर आपको किसी भी आपका डिजायर्ड कॉलेज पाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है महाराष्ट्र की काउंसलिंग में वो होती है आपका SML नंबर। ठीक है, SML का मतलब क्या होता है, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर। तो ये नंबर ये दिखाता है कि महाराष्ट्र में आपका रैंक कितने नंबर पर है। यानी अगर महाराष्ट्र में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट अगर मैं फॉर एग्जांपल मानूं कि 50K है तो आउट ऑफ 50K आप किस नंबर पे स्टैंड करते हो ये आपका SML दिखाता है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये होता है आपका ऑल इंडिया रैंक। ऑल इंडिया रैंक तो आप सभी को पता है, आपका जो नीट का एडमिट कार्ड आपका जो रिजल्ट या मार्कशीट आती है उस पर आपको ऑल इंडिया रैंक जो है तो लिखी हुई दिखाई देती है कि आउट ऑफ ऑल दी रजिस्टर्ड कैंडिडेट जिसने भी नीट में पार्टिसिपेट किया था उसमें से आपका रैंक कितना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट पाने के लिए। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कैटेगरी रैंक एंड मार्क्स। खैर जो मार्क्स होते हैं वो इतना मैटर नहीं करते किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट लेने के लिए। ये क्यों मैटर नहीं करते ये भी हम इस वीडियो में ही जानने वाले। और आपकी जो कैटेगरी रैंक होती है ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब कैटेगरी रैंक इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपका कैटेगरी रैंक अगर कम आता है या फिर आप टॉप कैटेगरी रैंक में आते हैं देन आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर जो आपका डिजायर्ड कॉलेज है वो पाने के चांसेस जो है तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वन बाय वन हम डिटेल जो है तो समझते हैं SML क्या होता है, नीट ऑल इंडिया रैंक किस तरीके से मैटर करता है और कैटेगरी रैंक वगैरह किस तरीके से मैटर करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा ये जो लिस्ट है आपकी ये है आपकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट BMS BHMS और BUMS के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले जो चीज़ आपको दिख रही है ये सीरियल नंबर। तो यही आपका जो है तो SML होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है ये आपका नीट का ऑल इंडिया रैंक। तो ये आपका ऑल इंडिया रैंक होता है। उसके बाद जो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है आपका CT सेल ऑनलाइन फॉर्म नंबर है। तो ये इतना कुछ ज़्यादा मैटर यहाँ नहीं करता, ये आपका पर्सनल है। ठीक है, फिर जो कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे आपको दिया जाता है, फिर उसका जेंडर कैटेगरी अगर वो NRI से बिलोंग करता है तो NRI और आप उसका कोई स्पेसिफाइड रिजर्वेशन है तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सबसे जो टॉप पे आपको या फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये है आपका SML। तो किसी भी दो कैंडिडेट का, ध्यान से ये पॉइंट ज़रूर सुनना, किसी भी दो कैंडिडेट का SML कभी भी सेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि SML जो है तो डिफरेंटली आपको दिया जाता है ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। ठीक है, महाराष्ट्र में वो किस रैंक पर जो है तो है। नेक्स्ट, किसी भी दो कैंडिडेट के जो नीट के ऑल इंडिया रैंक होती है वो भी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। तो ये दो जो फैक्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपका कॉलेज अलॉटमेंट में। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपका मार्क्स। ठीक है, मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होते क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर 300 आपको फॉर एग्जांपल अगर 300 मार्क्स है दो कैंडिडेट के अगर 300 मार्क्स है और दोनों ने अगर प्रेफरेंस ऑर्डर में सेम कॉलेज को भरा है, देन किसी एक को जो है तो वो कॉलेज मिल सकता है और किसी दूसरे को वो कॉलेज नहीं मिल सकता है। लेकिन उसका कारण ये है कि बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं, अदर फैक्टर, जैसे कि दोनों के अगर मार्क्स सेम है, ऐसा भी हो सकता है कि जो दो कैंडिडेट है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 300 मार्क्स वाले कई हज़ारों या लाखों बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, हज़ारों बच्चे हो सकते हैं जिनके जो है तो सेम मार्क्स है 300, लेकिन उन सभी कैंडिडेट की जो SML होती है वो डिफरेंट रहेंगी और उनका ऑल इंडिया रैंक जो है तो डिफरेंट रहेगा। तो इसी वजह से जो है तो आपका कभी भी आपको सेम मार्क्स पर सेम कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? तो अगर मैंने आपको अभी बता दिया कि उनकी SML हमेशा डिफरेंट रहेंगी और उनकी ऑल इंडिया रैंक हमेशा डिफरेंट रहेंगी। तो इस तरीके से जो है तो ये चीज़ें मैटर करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही होती है आपकी SML और ऑल इंडिया रैंक। जितनी ज़्यादा आपकी SML रहेंगी, यानी जितना आप SML में जो आपकी रैंकिंग है वो जितनी अच्छी रहेंगी, जितनी आपकी ऑल इंडिया रैंक अच्छी रहेंगी, तो उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे किसी भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के। ठीक है, अगर मान लूँ मैं कि किसी कैंडिडेट का SML अगर 500 है और सेकेंड कैंडिडेट है जिसका SML जो है वो 1000 है, तो ऑब्वियसली जो SML जिसका टॉप रहेगा उसको जो है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, और जिसका भी SML जो है तो 1000 रहेगा तो उसको देन उसके बाद वाला जो है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन सेम SML के ऊपर से जो है तो कॉलेज को डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि से अगर आपके SML, अगर किसी कैंडिडेट का SML 500 है और नेक्स्ट कैंडिडेट का SML 1000 है, देन दोनों की अगर कैटेगरी सेम रहती है, अगर मान लो कि दोनों की कैटेगरी जनरल है, UR कैटेगरी है, देन जो है तो ये ऊपर SML वाले को अच्छा कॉलेज मिलेगा और नीचे वाले को जो है तो थोड़ा डिसेंट कॉलेज मिलेगा। लेकिन मान लो कि किसी कैंडिडेट की ऊपर जो SML है 500 है वो UR कैटेगरी को बिलोंग करता है और नीचे है 1000 SML वाला, लेकिन वो ST कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो हमेशा जो ST कैटेगरी वाला है उसको जो है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा आपसे, क्योंकि ये अगेन यहाँ पे रिजर्वेशन भी होता है, रिजर्वेशन जैसी भी चीज़ होती है। तो बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं कि किसी को कैसा जो है तो कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो हम एक और दो फैक्टर पर इसको रिलाई नहीं कर सकते। तो डिटेल में हमने बात किया है प्रेफरेंस लिस्ट को कैसे बनाते हैं और आपको कॉलेज जो है तो कैसा मिल सकता है, किस तरीके से फैक्टर जो है तो अफेक्ट करते हैं आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर को। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक करना। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो, उसकी लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।